जुड़े हैं। यूनिसेफ के सहयोग से ये वेबिनार आयोजित हो रहा है आज का, क्योंकि ये पोषण माह चल रहा था। इस सितंबर माह 1 से लेकर 30 तक ये अंतिम वेबिनार है। इससे पहले हम लोगों ने अलग अलग विषयों पे विशेषज्ञों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए थीम के अनुसार जो है वेबिनार आयोजित किए हैं। उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट जुड़े थे और उससे जो है वो शिक्षा भी प्राप्त किए हैं, ज्ञान भी प्राप्त किए हैं और वो अपने जीवन में लाने की भी बात है। आज का जो विषय है जो है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारा आईसीडीएस और हेल्थ और यूनिसेफ तीनों का गोल है चाहिए कि किशोरावस्था में पोषण व्यवहार थीम पे ये वेबिनार है जो है। और जैसा कि आप आज के इस वेबिनार में बताया गया है कि अपने रजनीश चौधरी जी, डॉक्टर रजनीश चौरसिया जी जो है अभी उसमें हैं, आ जाएंगे। इसके साथ अर्पित तिवारी हैं जो मिशन लाइफ पे बात करेंगे, नेहरू युवा केंद्र से हैं। और अभिषेक जी जो है जो यूनिसेफ से हैं, सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन के संबंध में युवाओं से बातचीत करेंगे। तो इन सभी विशेष विशेषज्ञों का, वक्ताओं का मैं WCD परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। और जितने पार्टिसिपेंट हमारे NYK के या जो भी जुड़े हैं, उन सभी साथियों को मैं विभाग की ओर से जो है आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्य तौर पे जो है 3-4 सेक्टरों में काम करता है। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है जो है महिला और बच्चों में कुपोषण। और कुपोषण के लिए हमारा विभाग निरंतर प्रयास करता रहता है। बहुत सारे स्कीम हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की स्कीम है। उससे जो है हम जो हमारे बेनिफिशरीज हैं टारगेट ग्रुप के, उनको जो है लाभान्वित करते हैं। और कुपोषण का स्टेटस अपन देखें तो 3-4 हमारी बेसिक जो है अलग अलग है, जिसमें हम जो है नापते हैं। दुर्बलता है हमारा, कम वजन है, तो ये अलग अलग है। और अलग अलग NHFS में जो है उसकी रिजल्ट भी और साथ ही उसके आंकड़े सामने आते रहे। तत्कालीन अभी बहुत सारे उसको बताते हुए मैं ये कहूँगा कि अभी जो हमारा NHFS आया है, जिसमें हमारा कुपोषण का प्रतिशत 21.3 है। इस प्रकार पहले की तुलना में 37 था, तो 6.4% हम लोग जो है कमी ला पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो एक एक कुपोषण के बारे में हम सब बोलते हैं और समाज से भी आग्रह करते हैं, जो हमारे हितग्राही से लेके जितने हैं। तो ये पीढ़ी दर चलने वाली जो है कुपोषण दुष्चक्र है। और इसके लिए हम लोग हेल्थ विभाग के साथ जो है कोऑर्डिनेट करते हैं। एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि जैसा आप जानते हैं, कुपोषण को रोकने के लिए हम जो है किशोरावस्था या उससे जैसे होता है, जैसे लड़कियां हैं, लड़के हैं 18 साल की हो गए, उससे पूर्व जो है हमारे किशोरी बालिकाएं होते हैं। सामान्यतः हम लोग किशोरी बालिकाओं को जो है जो सेवाएं हैं किशोरी बालिकाओं को, वो सेवाएं हम लोग देते हैं ताकि वो कुपोषित ना रहें, एनीमिक ना रहें। साथ ही उनको हम जो है निश्चित जो डाइट है उसके बारे में बताते हैं कि क्या खाना है आपको, क्या नहीं खाना है। और ताकि जो है उनमें एनीमिक ना हो, कुपोषित ना हो, जो कि एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जो है जन्म दे सकती है। तो ये हमारी जो है हमेशा स्वास्थ्य विभाग के साथ या यूनिसेफ के विशेषज्ञ हैं उनके साथ हमारी जो है रणनीति रहती है। और समय समय पे हम इस प्रकार की सम्मेलन करते हैं और कार्यशाला रखते हैं। और हमें जो है उसमें जानकारी हमारे अधिकारियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, सुपरवाइजरों को, CDPO को, सबको जो है बताते रहते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में बेसिकली हम जो है 0 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को जो है हम लोग सेवा देते हैं। उसके बाद हमारे किशोरी बालिकाएं हैं और गर्भवती और धात्री माता जो दूध पिलाने वाली है। तो ये तो करते हैं हम जो है कुपोषण का, स्वच्छता से संबंधित, क्योंकि एक दूसरे से सब रिलेटेड है। स्वच्छता भी इसी पे आता है। तो इस विषय पे भी लोग आज वक्तव्य देंगे, व्यवहार परिवर्तन
कैसे साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, सब सारी चीजें हैं जो है। और इसको जन आंदोलन के रूप में हम जो है कैसे सामने ला सकेंगे, इसके लिए हमारा युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी से तात्पर्य आज जो भी युवाएं हैं जो है, ये बेसिकली हमारा महिला बाल विकास और हमारे महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, एएनएम, एएनएचएम, इनकी जो है कार्यक्रम नहीं है जो है कि हेल्थ और स्वास्थ्य महिला बाल विकास से देखेंगे। जब तक कि हमें जो है जन भागीदारी नहीं मिलेगी, तो वैसे भी हमारा जितने कार्यक्रम हैं जन सहयोग पे जो है आधारित कार्यक्रम है, जिसमें एक समाज का बहुत बड़ा तबका जो है जो रहता है, जो एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति होता है, चाहे युवा हो या उस गांव का मुखिया हो या प्रधान हो, उसकी बातों पे जो है लोग जो है ज्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर भी अपनी प्रभाव वहां पे रखते हैं। और एक हमारे जो एनएम हैं, दीदी जो होती हैं, वो भी गांव में अपनी पहुंच बनाते हैं और उनकी बात को लोग सुनते हैं। लेकिन हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कहीं ना कहीं पे हम जो है एक वर्ग जो है जिससे आह्वान करें और जिनकी बात को जो है प्रभावशाली है। समाज में देखिए बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, कुछ ऐसे, एक गांव में बहुत सारे युवा होते हैं, लेकिन कुछ युवाएं जो है कुछ गलत संगतियों में रहते हैं, कुछ युवा जो है अच्छे काम करते हैं। तो अच्छे काम करने वाले, अच्छे सलाह देने वाले युवाओं की बात लोग सुनते हैं जो है, समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये हम ये कह के छोड़ देते हैं कि तुम महिला बाल विकास का काम है, तो हेल्थ विभाग का काम है कि ये जो है कुपोषण को हम वो करें। तो आज के इस थीम पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें युवाओं का जो महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है, उस पे अलग अलग वक्ता जो है हमारे सामने जो है अपनी बातें रखेंगे, और कैसे उस समाज को जो है मोटिवेट कर सके, समाज को कैसे मार्गदर्शन दे सके जो है हमारे युवा पीढ़ी जो है, जिससे हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। जो कल का भारत की सपना हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें समग्र चीजें आते हैं, ना सिर्फ की जो है हम आर्थिक विकास कर लें, एक मानव संसाधन का विकास भी बहुत बड़ी अब हमारी उपलब्धि है। मानव संसाधन से तात्पर्य एक बच्चे को से लेके, एक माता से लेके, किशोरावस्था से लेके जो है जितने सारे चीजें हैं, उनको जो है हम जो है अच्छे परवरिश दें, उनको सलाह दें, ताकि आगे आने वाले भविष्य में जो है वो अपने जीवन अच्छे से जी सके। आज देखिए हम मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत जो है योजना चला रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें एनेमिक हमारे माताएं हैं, उनकी जो है खोजबीन करते हैं, उनका चिन्हांकन करते हैं, उनको प्रॉपर जो डाइट मिलता है वो जो है देने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए हमारे पास जो है राशि नहीं रहता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश पे हमारा जो मेनू चलता है, तो हम 0 से 6 ईयर को ही देते हैं, इसके बाद छोरी बालिका को, गर्भवती धात्री को। आउट ऑफ ऐसे जो है जो नहीं है, उनको हम कैसे लाभान्वित कर सकें, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने एक मुख्यमंत्री सुपोषण योजना संचालित किए हैं, जिसमें एनेमिक माताएं हैं, बहनें हैं, उनको जो है गर्म भोजन या जो भी है उपलब्ध स्थानीय स्तर पे, वो जन सहयोग से डीएमएफ में या सीएसआर फंड से वो जो है जिला कलेक्टर सुनिश्चित करते हैं कि उनको क्या दिया जाए, खाना दिया जाए, अंडा दिया जाए कि और क्या चीज दिया जाए। तो सभी तरह से जो है प्रयास जो है किए जाते हैं। इसके बावजूद भी जो है हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमारा एक ऐसा वर्ग जो है छूट रहा है, इसको हमें शामिल करके उनकी सहयोग और उनकी मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो मैं शुरुआत में जितने साथी जुड़े हैं इसमें, उन सबका स्वागत करते हुए आगामी जो हमारे डॉक्टर रजनी चौरसिया की ओर से जो बोलेंगे या उनके स्थान पे जो भी है, कृपया कंटिन्यू इस संबंध में जो है स्वास्थ्य की सुव्यवस्था के संबंध में अपनी वक्तव्य जो है हमारे प्रतिभागियों को जो है देवे, ताकि यह वेबिनार जो है सफल हो। विभाग की ओर से इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी। नमस्कार, मैं अभिषेक। डॉक्टर रजनी चौरसिया। अच्छा अच्छा, हाँ मैडम, स्वागत है आपका। आपकी बात जो है रख जी सकते हैं। स्वागत है, WCT परिवार आपका स्वागत करता है। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। मेरी आवाज सब तक जा रही है क्या? हाँ आ रही। जी, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो किशोरावस्था में जो न्यूट्रिशन और एनीमिया के संबंध में जो सर बता रहे थे, अभी हम लोग बात कर रहे थे,
कि अपन को एक सपनों वाला भारत चाहिए है। तो हम लोगों ने सबसे पहले एडोलेसेंट मतलब किशोरावस्था वाले बच्चों को चुना है, बालकों और बालिकाओं को, जिनकी उम्र मैं बताना चाहूंगी 10 साल से 19 साल तक की किशोरावस्था की उम्र में रखा जाता है जिनको। सबसे पहले हमारे यहाँ सबसे पहला सवाल ये आता है कि इस उम्र में एनीमिया और अन्य जो न्यूट्रिशन के कारण तकलीफें होती हैं बच्चों को, वो इस उम्र में ज्यादा क्यों होती है? एक बच्चा है जो छोटे से ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है वो, लेकिन जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है उसमें ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं। मतलब कि वो जो एक छोटा बच्चा 2 साल में ग्रो कर रहा है, वो झटके से 1 या 2 महीने में ही जब एडोलेसेंट एज ग्रुप में आएगा तो उसकी ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ इतनी फास्ट होगी तो उसको न्यूट्रिशन भी उतने ही ज्यादा, पौष्टिक आहार उसको उतना ही ज्यादा चाहिए, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसको एनीमिया नहीं होना चाहिए। अब जब अपन बात करें तो एक पहला सवाल आता है, एनीमिया क्या है? एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी का होना। इसको टेस्ट कराते हैं जिसको एचबी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं अपन लोग। ये जो अपने भारत सरकार की तरफ से 11 ग्राम के नीचे जितने भी लोग हैं वो एनीमिक कहलाते हैं। तो अपन को अपना जो ब्लड लेवल है, जो एचबी लेवल है, वो 11 या 11 के ऊपर होना चाहिए। लेकिन जब अपने बच्चे हैं किशोरावस्था में आते हैं तो एनीमिया के कुछ कारण है, ये क्यों होता है? सब लोग बोलेंगे बच्चों को ही क्यों लिया गया इसके लिए। ध्यान रखेंगे जब बच्चे किशोरावस्था वाले एज ग्रुप में आते हैं, ये पोषण लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पहली बात, ये अच्छा आहार नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आकर्षण अभी दूसरी तरफ है। इनका आकर्षण है बाहर जो मिल रही चीजें हैं, बाहर जो जंक फूड्स मिल रहा है। तो ये इनके शरीर में जो अभी अभी उत्पन्न हुई है हीमोग्लोबिन की जरूरत या न्यूट्रिशन की आवश्यकता, पोषण आहार की आवश्यकता, ये पूरा नहीं कर पाते अपने आहार के कारण। दूसरी बात है, इनमें ग्रोथ इतनी स्पीड से हो रहा है तो इनको एक चिड़चिड़ापन आता है। इनको अगर अपन ज्यादा बोलेंगे, इनके पेरेंट्स, इनके टीचर्स इनको ज्यादा बोलेंगे तो ये लोग चिढ़ने लग जाते हैं। उनको ये इनको अभी ये नॉलेज नहीं है कि ये डाइट मेरे लिए कितने काम की है या ये मेरे इससे क्या होने वाला है। तो इस कारण से भी ये इनकी जो शरीर की जरूरत है डाइट की, वो पूरी नहीं हो पाती है। दूसरी बात, जब बच्चियों में, बालिकाओं में स्पेशली, जब इनको मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है, जब इनको पीरियड्स चालू होता है, तो उसमें इनका ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है। और जब ब्लड लॉस होता है तो उस अमाउंट में आहार उसको भरपाई नहीं कर पाता कहना चाहिए। तो ये कुछ रीजंस है कि क्यों इस उम्र में बच्चे एनीमिक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक तो ये लोग डाइट मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। आज सुबह जल्दी जाना था स्कूल तो टिफिन नहीं लेके जाएंगे, टिफिन लेके जाएंगे तो शर्म आ रही है, हम लोग इतने बड़े बच्चे टिफिन थोड़ी करेंगे। कुछ ऐसे एक वो चीज है जो बच्चों तक हमें पहुंचाना है, हम युवाओं को पहुंचाना है कि नहीं भाई, इस समय आपका जो पोषण आहार है वो आपको आगे जिंदगी भर काम आने वाला है, इसलिए आपको हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स, थोड़ा सा टीचर्स का भी मैं वो करूंगी कि हमेशा बच्चों का टिफिन चेक करें कि क्या ला रहे हैं, क्या जंक फूड तो नहीं ले रहे हैं। और इसमें एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, आहार का लेना एक चीज हो गया, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो में ब्लड का लॉस हो जाना दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज, ये बच्चों में ना बहुत सारा अपन को ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चों कृमि की दवा ले रहे हैं कि नहीं, जिसको अपन एल्बेंडाजोल बोलते हैं, जो कि यूजुअली स्कूल्स में दिया जाता है बच्चों को। तो ये सुनिश्चित कराना भी जरूरी है। पता चला बच्चा पोषण भी अच्छे से ले रहा है, अच्छे घर का है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो उसका लिया हुआ आहार है, जो वो पोषण ले रहा है, वो आधा तो पेट के अंदर जो अगर कृमि पल रही है तो आधा तो वहां चला जा रहा है। तो बच्चे के पास तो, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए तो वो उतना पर्याप्त मात्रा में मिलेगा ही नहीं। तो अपन को इसको कृमि का भी अपन वो करते हैं। और जब भी अपने पास, इनको अपन कुछ इन्वेस्टिगेशन से जो कराना बहुत जरूरी रहता है किशोरावस्था वाले बच्चों को। पहला हीमोग्लोबिन उनका, ताकि अपन पता कर सके ये एनीमिक तो नहीं हो रहा है। दूसरा सिकलिंग, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जगह सिकलिंग देखा गया है। सिकलिंग भी एनीमिया का एक बहुत बड़ा कॉज है। बिना सिकलिंग जांच किए आयरन की दवा ना दें, ये सबको सलाह दी जाती है। चाहे वो स्कूल में बांटी जा रही हो, स्कूल में भी वीकली दी जाती है, विप्स बोलते हैं जिसे, नीले कलर की ये गोली होती है, हफ्ते में एक बार आयरन की गोली खानी रहती है। दूसरी बात, अगर आप सिकलिंग देख रहे हैं तो सिकलिंग में भी दो तरह की सिकलिंग होती है। जब भी किसी का सिकलिंग जांच लिखें और अगर वो पॉजिटिव आता है, चाहे स्कूल लेवल पे चाहे आंगनवाड़ी लेवल पे, अगर उनको पता चल जाता है कि ये सिकलिंग वाला केस है, तो आप इसको जिला अस्पताल रायपुर, पंडरी या जहां पर भी इलेक्ट्रोफोरेसिस की जांच होती हो, जैसे अभी पंडरी वाले जिला अस्पताल में हो रही है और मेकाहारा में हो रही है, तो वहां पर उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने जरूर भेजें। हमें ये स्टेटस पता होना चाहिए कि ये बच्चा
ट्रेट है या डिसीज है, मतलब वाहक है या बीमारी है। अगर सिकलिंग डिसीज वाला है तो ये बच्चे को स्पेशल केयर के साथ पीडियाट्रिशियन या कहीं भी हायर सेंटर में इनका आगे का पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और बच्चों को कुछ और बहुत सारी चीजें हैं कि जब भी बच्चे खाना खाने बैठे तो आप प्रॉपर उनकी थाली पे ध्यान रखना है। अपन को मैसेज सोसाइटी में पहुंचाना है, 1 कटोरी दाल डेली, क्योंकि उसमें प्रोटीन है। अपन को डाइट पूरा मिक्स डाइट देना है। ऐसे नहीं कि आज तो मिठाई मीठा खा लिए, या आज तो बस सब्जी रोटी था घर में, आज कुछ नहीं तो चटनी रोटी खा लिए। बहुत सारे अपने पास ऐसे वाले परिवार भी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1 कटोरी दाल जो कि इतनी होनी चाहिए कि जब वो चम्मच से गिराने की कोशिश करें तो टपके ना, मतलब गाढ़ी दाल, जिससे प्रॉपर प्रोटीन मिल सके। और 2 कटोरी चावल और 2 रोटी एवं सब्जी। और जो मौसमी फल है वो तो लेना ही लेना है। इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चे कम से कम 3 से 4 बार दिन में खाना खाएं। मील स्किप ना करें। बच्चों का एग्जाम है, टेंशन हो रही है, हम खाना नहीं खाएंगे, आज टीचर ने डांट दिया हम खाना नहीं खाएंगे, ये वाला नहीं। जब जब बच्चे मील स्किप करेंगे तब तब उनको एनीमिया और इससे होने वाली उनका ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि अपने शरीर को चाहिए बहुत सारा न्यूट्रिशन, और बच्चे थोड़ा सा लेके आगे बढ़ गए हैं। तो ये कुछ। और इस संबंध में मैं एक और जानकारी देना चाहूंगी। हमारा स्वास्थ्य विभाग एडोलेसेंट क्लिनिक्स चलाता है, हर जिला अस्पताल लेवल पर, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर, और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं पीएससी लेवल पर भी। यहाँ पर एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लिनिक नाम से चलाया जाता है। ये स्पेशली बच्चों के लिए चलाया जाता है, किशोर अवस्था वाले बच्चों के लिए। क्योंकि जब ये बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो इनके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, इनके अंदर बहुत सारी क्वेरीज हैं, इनके अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनका समाधान करने के लिए। तो ये वाला, तो आप जब भी आपको कोई बच्चा ऐसा लगता है, आप इनको निशुल्क चलती है ये क्लिनिक्स। यहाँ बच्चों को लंबी लाइन नहीं लगना पड़ता, अलग से इनका काउंटर रहता है, और अलग से इनके पास इनको देखने के लिए अलग से स्टाफ मौजूद रहता है। हो सकता है डॉक्टर अवेलेबल हो तो हो, नहीं तो फिर और भी अपने जो स्वास्थ्य के स्टाफ है वो इन बच्चों के लिए रखे गए हैं अलग से। कुछ और बातों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे जब भी खाना खाएं तो खाना खाने से पहले प्रॉपर हैंड वॉशिंग कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा जो कृमि का, जिसे अपन बोल रहे हैं, कृमि के शिकार होते हैं, वो अधिकतर प्रॉपर हैंड वॉशिंग से नहीं होते हैं। एक ही तरीका है अपने आप को बाहरी इन्फेक्शन और कृमि से बचाने का, रनिंग वाटर में हाथ धोएं, मतलब टैप वाटर जो पानी चल रहा हो या कोई ऊपर से धार डाल रहा हो उसमें हाथ धोएं। उसमें हाथ धोने से एक बोला जाता है कि 80% तक अपन चीजों से बच सकते हैं। दूसरी बात, जब अपन भारत की बात करते हैं तो अपने पूरे भारत देश में करीब ये आंकड़ा करीब 66% तक का है जो एनीमिया है, जिनको एनीमिया के शिकार है टोटल। इसमें किशोरावस्था वाले अलग से नहीं है, सभी बच्चे। तो आप अब बोले कि चलिए आपने खून जांच नहीं करा पा रहे, हर जगह खून जांच कराना जरूरी नहीं है। तो लक्षण क्या है एनीमिया के, इसमें जरा सा गौर करना चाहूंगी। ये लक्षण कोई भी पहचान सकता है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि मेडिकल हेल्थ की टीम बैठी हो। लक्षण में है चिड़चिड़ापन। जो बच्चा पहले ठीक रहता था वो बात बात पे चिड़चिड़ाने लग जाएगा। जो बच्चा पहले बढ़िया 1 घंटा खेल लेता था, आधा घंटा अपने दोस्तों के साथ खेलता था, अब उसको बहुत जल्दी जल्दी हाफी आने लग जाएगी। मतलब इसे बोलते हैं फटिकेबिलिटी, अर्ली फटिकेबिलिटी, बहुत जल्दी थकान होने लग जाएगी और वो हाफने लग जाएगा। थोड़ा सा भी सीढ़ी चढ़ने बोलेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे तुम्हारी क्लास है चले जाओ, तो उसको हाफी भर जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो बच्चा पीला और सफेद टाइप का दिखने लग जाएगा। मतलब जो एक चेहरे की लालिमा रहती है, रूखा सूखा सा पीला सफेद सफेद सा फेस दिखने लग जाएगा। इसे पेल फेसेस बोलते हैं हम लोग, पैलार दिख रहा है मरीज। तो आप हमेशा ये चीजें को नोट करके चलें। अगर कोई बच्चा जल्दी थक रहा है, जितना कैपेसिटी उसका पहले पहले का था उससे जल्दी अगर उसे थकान हो रही है, या वो थोड़ा सा भागने में सांस फूलने लग रही है उसकी, तो आप 100%, अगर सबका नहीं करा सकते तो ऐसे बच्चों का एचबी और सिकलिंग स्टेटस, सिकल डिसीज वाला तो नहीं है और खून की कमी तो नहीं। एनीमिया मापने का कुछ और तरीका है जो हम अपने स्कूल लेवल पर, आंगनवाड़ी लेवल पर नाप सकते हैं। अभी जो मैंने बात की है, लक्षण की बात की थी, एनीमिक बच्चों में और भी बहुत सारे खतरे रहते हैं। ये बच्चे जल्दी जल्दी से इनको इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार बुखार आना, बार बार दस्त लग जाना, क्योंकि ये इतने अंदर से इतने कमजोर रहते हैं कि कोई भी बीमारी इनको तुरंत आके पकड़ लेती है। इस बात का भी ध्यान रखें। अगर कोई बच्चा बार बार बुखार आ रहा है या बार बार अस्पताल जा रहा है तो कहीं ना कुछ कॉज हो सकता है। दूसरी बात मैंने बताया था कि आंगनबाड़ी लेवल पर हमारी आंगनबाड़ी की दीदी लोग, हमारे टीचर सर लोग, ये लोग भी एनीमिया को डायग्नोज कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए,
अगर बच्चे को जीभ निकालने बोलिए, आप अपन सब देखेंगे अपनी जो जीभ रहती है वो हल्की लालिमा ली हुई रहती है। अगर बच्चा एनीमिक है, तो वो लालिमा की जगह सफेद टाइप की जीभ रहेगी उसकी, ठीक है? और आँख का जब नीचे वाला पलक अपन हटाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ भी एक लालिमा रहती है, वो सफेद होना चालू हो जाएगी। कुछ चीज़ें और एक चीज़ पे और ध्यान दीजिए, हमेशा बच्चों के नाखून को देखिए। नाखून में अपने अपन सब अपने नाखून को देखेंगे तो हल्का लालिमा टाइप लिए हुए रहते हैं। अगर ये सफेद की तरफ जाने लगे हैं, तो समझ लीजिए धीरे-धीरे एनीमिक होने वाला है ये बच्चा या बड़ा जो भी अपने पास आ रहा है। तो अपन इनको इन लक्षणों को अपन खुद से ज़रूरी नहीं है कि अपन को हर बार एक क्लिनिक चाहिए, हर बार एक डॉक्टर चाहिए, ये संभव नहीं भी है कई बार। तो आप अपने ही एरिया में अपने टीचर सर द्वारा या आंगनबाड़ी की दीदी लोग ये डायग्नोस कर सकती है, हाँ, ये एनीमिक हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर को फिर हॉस्पिटल में भेजा जा सकता है या जाना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित ज़रूर करें। दूसरी बात है कि एडोलेसेंट क्लिनिक्स पे स्पेशली जैसे अभी पोषण माह चल रहा है, किशोरावस्था बच्चों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। कई बार सवाल आता है जबकि ये वाला जो ग्रुप है, ये बहुत बीमार रहने वाला ग्रुप नहीं है। लेकिन ध्यान क्यों दिया जाता है? इसका एक छोटा-सा रीज़न आपको बताती हूँ। जैसे कि अपन खेती-किसानी करते हैं, बीज को सिलेक्ट करते हैं हाई यील्डिंग क्रॉप करने के लिए, तो ये वो बीज है जो अपने देश का भविष्य आगे बनाएगा। तो हम लोगों को इस बीज को मजबूत करना है। यहाँ सिलेक्शन जैसा तो कुछ नहीं, क्योंकि सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं अगर उनका प्रॉपर रख-रखाव किया जाए। तो बस उसी बीज को सिलेक्ट करने की तैयारी रहती है कि ये बच्चे कहीं से भी कुपोषित ना हों, ये बच्चे कहीं से भी गलत संगत में ना पड़ जाएँ। ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि समाज हमारा है, देश हमारा है, हम पीछे नहीं हट सकते कि नहीं मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो पेशेंट देखूँगी, उसके बाद मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो ओटी करके घर जाऊँगी, नहीं। ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं, हमारी ज़िम्मेदारी कुछ समाज के प्रति भी है। हम लोग इन बच्चों को केवल अगर हमारे 2 शब्द अगर किसी के काम आ सके, तो ये बहुत बड़ी बात रहती है और किसी का क्या ये तो अपने अपने देश के ही काम आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा और इस बात में मैं आगे बताते हुए आपको बताऊँगी कि स्कूल्स में भी बहुत सारी वो चलाई जा रही हैं, योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जैसे कि कृमि की अल्बेंडाज़ोल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और विफ्स भी दी जाती हैं स्कूल लेवल पे। थोड़ा-सा ये भी सुनिश्चित करें कि बच्चे उनको खा रहे हैं या फेंक दे रहे हैं। क्योंकि कई बार बच्चों को तरह-तरह की बातें रहती है, इससे पेट दुखेगा, इससे सर दुखेगा। उनको समझाइए, केवल देना काम नहीं है अपना। अपन को ऐसे काम करना है कि अपना काम इफ़ेक्टिव हो। केवल दे दिया और हमारा ड्यूटी था हो गया ऐसा वाला नहीं है। और ये एक चीज़ और मैं जो स्पेशल फ़ोकस करना चाहूँगी इन बच्चों के लिए। ये बच्चे बहुत ही शर्मीले होते हैं। एडोलेसेंट की जब हम किशोर बच्चों की बात करते हैं, ये कभी भी अपनी प्रॉब्लम सामने से अपन से फेस करके बात नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें इनका जेस्चर, इनका पोस्चर, इनका चलने का ढंग, इनका उठना-बैठने का ढंग, ये ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। इसलिए तो मैं बोल रही आप देखेंगे अगर वो हाँफने लग गया है, तो मतलब वो एनीमिया की तरफ जा रहा है। वो कभी नहीं आके आपको कहेगा मुझे तो सीढ़ी चढ़ने से हाँफी आती है, मुझे तो खेलने से ये होता है। दूसरी बात, बहुत जल्दी चिड़चिड़ाने लग जाएगा, ये भी है आपको ऑब्ज़र्व मतलब आपको या हम सबको ऑब्ज़र्व करना है मैं अपनी नियम भाषा बताया उसको, वो 5:30 को बोला था पहले, मैं नियम बताया था 4:30 में उतरा है। थोड़ी-सी चीज़ों ये को तो भी दुकान ध्यान अपने रखना है कि हमारे बच्चों को हम लोगों को गैदर करना है, देखना है, सोचना है, समझना है। वो अपनी चीज़ हमसे शेयर करने बहुत कम आएँगे। बहुत ही छुई-मुई टाइप की होती है ये वाली एज ग्रुप। इनको लगता है बात करने में शर्म आ रही है, कंफर्टेबल अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं बस। पेरेंट्स के साथ भी बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। दूसरी बात जब हम बालिकाओं की बात करते हैं, तो अभी हम लोग जैसे मैं जिला अस्पताल में पदस्थ हूँ, यहाँ पर मुझे लगता है 40 से 60% मुझे एनीमिक महिलाएँ मिलती हैं, जो कंसीव कर लेती हैं या फिर समय से पहले कंसीव कर लेती हैं, कोई 19 साल की है, कोई 18 साल की है। इन सब माताओं को अगर ये कंसीव करती हैं, अगर ये गर्भधारण करती हैं, तो इनको एनीमिक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और जब हम इन बच्चों को हम अपन इन बच्चों को 9th क्लास से 10th क्लास से जब हम इनका आयरन लेवल फिल करके रखेंगे, फुलफिल करके रखेंगे, तो ये बच्चे आगे जाके जब मदर बनेंगे, माँ बनेंगे, तो इतना एनीमिक नहीं होगा। और जब ये बच्चे माँ बनते हैं या बड़े होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, तो मैटरनल डेथ बहुत ज़्यादा होती है एनीमिया के कारण। अपने देश में अभी भी थोड़ा-सा शर्म की बात है कि हमारे यहाँ जहाँ इतना अच्छा हेल्थ मेरे फैसिलिटी 5 है, लाख छोड़े थे ना। हर हर कुछ दूरी पर एक यूपीएससी, अर्बन पीएससी अस्पताल है। तब वाह! भी हमारी माताएँ, हमारी बहनें एनीमिक हो जाती हैं। तो कृपया इस बात का भी ध्यान रखें कि ये बच्चे हैं, ये आगे अपना भविष्य है और अगर ये फीमेल हैं, महिलाएँ हैं, किशोरियाँ हैं, तो ये एक पूरे परिवार का भविष्य बना सकती हैं। तो इसलिए जब भी मैं हम आ लोगों रहा को ऐसा लगता है कि कोई भी एनीमिक है, तो अपन उसके उपचार के लिए
जरूर ध्यान दें। दूसरी बात है, अगर सिकलिंग है जिसमें अपन छोटा सिकलिंग या बड़ा सिकलिंग बोलते हैं, छोटा सिकलिंग मतलब कैरियर, एएस जिसे बोलते हैं, इस पर भी स्पेशल ध्यान रखें। बहुत सारे कम्युनिटीज में, छत्तीसगढ़ में सिकलिंग का ज्यादा हो रहा है। और अपन को एक बात और ध्यान रखना है, अपने बच्चे जो डाइट ले रहे हैं वो कहीं, सबसे पहली बात है, अगर बच्चा भूखा है तो उसे कभी भी जंक फूड ऑफर मत कीजिए। इजी है, आसान है, बाहर से खरीद ले, खा ले, चिप्स के पैकेट खा ले, लेकिन हमेशा इस बात पे फोकस करें कि जब उसे तेज भूख लग रही है तो वो खाना खाए, वो भी घर का, दाल चावल सब्जी रोटी। अपनी जो भारतीय थाली है वो लगभग कंप्लीट है। अगर कोई ईमानदारी से अपनी भारतीय थाली खा लेता है तो उसको और एडिशनल खाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि अगर अपन किशोरावस्था में इस एनीमिया को, जो कि हम रोक सकते हैं, अपने हाथ में है सब कुछ, अगर इसे रोक पाते हैं तो अपने देश का अपन कितना सारा भला कर सकते हैं। जिसे बोलते हैं समाज सेवा, अपन बैठे बैठे कर सकते हैं घर में, अपने ही बच्चों को एनीमिक होने से रोकने के लिए। और एक मैं दूसरी चीज बोलना चाहूंगी आपको, बहुत सारे बच्चे लोग रहते हैं कि वो खाना खाने से पहले, खाना खाने बैठे और एक गिलास पानी पी लिया, उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। खाने की कुछ वो है, बोलना चाहिए, खाने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहली बात है, रात को खाना जल्दी खाना है आपको, 9 बजे 8-9 बजे तक बच्चों को खा लेना है। खाने को बहुत अच्छे से चबा के खाना है। पूरा खाना हो जाने के आधे 1 घंटे बाद ही पानी पीना है। खाने के बीच में बिल्कुल पानी नहीं पीना है। इस तरह से खाने का डाइजेशन और एसिमिलेशन नहीं हो पाता, तो न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी अपने शरीर में रुक नहीं पाती, कहना चाहिए, अब्जॉर्ब नहीं कर पाता अपना शरीर। सुबह कभी भी खाली पेट स्कूल नहीं जाना है, कुछ खा के जाना है, जितना भी जो ले सकता है, सब्जी रोटी है, दूध है, दही है, सभी चीजें, पनीर है। प्रोटीन का स्पेशल ध्यान रखना है क्योंकि ये ग्रोथ पीरियड है, एकदम ग्रोथ स्पर्ट आएगा। प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, तो प्रोटीन हमें खाना ही है। जैसे मूंगफली है, चना है, अपनी दालें हैं, जितनी भी दालें हैं सभी बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्स हैं। साथ में कुछ कुछ फ्रूट्स को ऐड करना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि पोषण केवल आहार लेने से ही कुपोषित हो जा रहा है। कई बार आहार प्रॉपर लेने के बाद भी कुछ लोग कुपोषित होते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी में एक अलग तरह की मिनरल्स होते हैं। अगर वो अपन नहीं लेंगे तो जो हम खाना खा रहे हैं वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। उस मिनरल्स की पूर्ति अपने मौसमी फल जो भी आ रहे हैं वो उससे लेके वो कर सकते हैं। अगर बच्चों को बीच बीच में भूख लगती है तो आप ये ध्यान रखें, जैसे गुड़ की पट्टी है, मूंगफली भी है और उसमें गुड़ भी है, मतलब उसे कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा एक साथ, उसका आयरन भी बढ़ेगा और उसको प्रोटीन भी मिलेगा। तो ऐसे ऐसे बीच बीच में कुछ सप्लीमेंट्स का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, जो अपन बच्चों को दे सकते हैं, जिससे उनका दोनों तरह का फायदा होगा, प्रोटीन बिल्डिंग में भी, बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा और तुरंत की जो भूख है वो भी मिट जाएगी उसकी। कुछ और खाने की हैबिट्स हैं जिसे मैं बार बार बोलती हूँ, खाने से पहले हाथ धोएंगे, खाने को बहुत बार अच्छे से चबा के खाएंगे, खाना खाते वक्त टीवी या मोबाइल सामने नहीं होगा, क्योंकि वो करने से बच्चे बिना चबाए ही अंदर खाना को स्वलो कर लेंगे, तो खाना अपने न्यूट्रिशियस वैल्यू खो देगा। कुछ और मैं बात बताना चाहती हूँ, बिल्कुल लेमैन के लेवल पे आपको बता रही हूँ, ताकि मेरा मैसेज एक एक तक अच्छे से पहुंच जाए। अपन मितानी लोगों को, आंगनबाड़ी वाली दीदी लोगों को, सबको ये बात बता दें कि एनीमिया के लक्षण क्या क्या है, जो वो पहचान सकती हैं। खून जांच वगैरह बात की बात है, तो अगर उनके पास 20 बच्चे हैं तो 5 को तत्काल सिलेक्ट कर लेंगे, हाँ ये एनीमिक हो रहा है, हाँ इसको मुझे आगे डॉक्टर दीदी के पास भेजना है। तो कृपया ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, जैसे बच्चा अगर हाफ रहा है, आपको लग रहा है बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, बच्चे का सिर दर्द लगातार बना हुआ है, बच्चे को बार बार कोई बीमारी, सर्दी खांसी बुखार लूज मोशन या कोई भी तरह के बार बार बीमार, जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसके शरीर में खून की कमी आ रही है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ये जो मेरा ये टॉपिक है, अगर इस पर मैं बात करूं तो ये अनंत है बिल्कुल ही, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में इतने ही है कि अपन ऐसे लक्षण पहचान सकते हैं, हर लेमैन पहचान सकता है, और वो आके फिर इसको अपन ट्रीट कर सकते हैं। एनीमिया ऐसी कोई चीज नहीं है। इसके बारे में अगर बोलें तो एक शब्द बोला जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब होने ही ना दें, हो जाए उसके बाद अपन घूमे यहाँ वहां भागे, बेहतर है उस बच्चे को एनीमिक होने ही ना दें। क्योंकि सोचिए अपना देश ही एनीमिक हो जाएगा, अगर अपना बच्चा एनीमिक है मतलब अपना आने वाला भारत एनीमिक हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर रजनी, आपके सेशन बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें आपने बेसिक बहुत कॉमन शब्दों में आपने बताया कि कैसे एनीमिया के लक्षणों को हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और कैसे हम ये समझे कि जो नए उनकी थालियों में कमी आ रहा है, उनके पोषण थाली में कमजोरी आ रही है।
हम इस सेशन के अंतिम में जब हम व्यवहार परिवर्तन पे बात करेंगे, अभिषेक जी जब सेशन को लेंगे तब हम बात करेंगे कैसे इन विषयों पे आप किन किन टूल्स और किन किन माध्यम से बच्चों तक पहुंच सकते हैं। उससे पहले एक सेशन अर्पी जी का है। हम जानते हैं कि पोषण और पर्यावरण ये आपस में जुड़े हुए हैं। हम अगर मानव और माटी एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अर्पित जी को मैं वेलकम करना चाहता हूँ कि कृपया बताएं मिशन लाइफ के बारे में और कैसे एनवाईकेएस कैसे कार्य कर रही है, और थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। धन्यवाद। Agak kaiga, mau pacus kan ya. थैंक यू चंदन, आपका मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? क्या मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? चंदन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अर्पित जी, अभी आप स्क्रीन शेयर करें, शायद दिखेगा हमें। तो मैंने स्क्रीन शेयर की है। आप क्या अभी दिख रहा है? मेरी स्क्रीन दिख रही है? आपका स्क्रीन आ रहा है। इट विल द कंटेंट विल बी विजिबल इन अ मिनट आई गेस। अभी दिखना शुरू हुआ है क्या? कैन यू सी इट नाउ? Chandan, is it visible? See, your screen is popping up, but the content is not visible. Coming up. Let me just convert PowerPoint into PDF, then maybe तब शायद अच्छा। Is it visible now? No, Apiji, it is not visible. मैं PDF में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मे बी शायद तब आ जाए। अभी सुना है मैं बोला ये एक अच्छी बात है। जब मिलेगा तब। Is it visible now?
पे भी जा सकते हैं, क्योंकि day one I think that will come. I guess there is some internet issue at your end. Maybe you can start your presentation meanwhile. Yeah, sure. I'll just skip it and then I'll just speak without the presentation. Let me try from my end. RPG, give me 1 minute. हमन के मीटिंग चलत है अच्छा तो ऑनलाइन ठीक है। If it is अगर टाइम लग रहा है तो should I continue? Yes, we can start. चंदन, मैं शुरू करूं? Yes, please go ahead. थैंक यू आज हमारे बीच में जुड़ने के लिए यूनिसेफ से अभिषेक सिंह जी, चंदन जी, सारे यूनिसेफ के अन्य डीएम, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग से जॉइंट डायरेक्टर सर, और हमारे बीच में डॉक्टर रागिनी जी भी जुड़ी हैं, और साथ ही साथ नेहरू युवा केंद्र के सभी वॉलेंटियर्स और जिला युवा अधिकारी। आज के इस कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र को और मुझे इन्वॉल्व करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि चंदन जी ने बताया कि हमारा टॉपिक जो है आज मिशन लाइफ है, किस तरीके से पोषण माह में इसकी उपयोगिता है। तो सबसे पहले हम ये शुरू करना चाहेंगे कि मिशन लाइफ, वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। मिशन लाइफ जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने COP26 की बैठक में जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी, वहां पे इसका आगाज किया था। और अगर मैं उनके वर्बेटिम को, अगर उनके शब्दों में इसको बताना चाहूं तो ये एक व्यवहार परिवर्तन के ऊपर आधारित है, और किस तरीके से आम जन अपनी भागीदारी निभा सकते हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कुछ छोटे छोटे अपने व्यवहार दैनिक जीवन में बदलाव लाके। उन्होंने कहा था कि मिशन लाइफ पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का एक जन आंदोलन बन सकता है। आप जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है वह बिना सोचे व विनाशकारी उपभोग करने की बजाय सचेतन और सुविचारित उपयोग करने में है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसी पे आधारित जो है मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, व्यवहारिक बदलाव पे आधारित है। इसमें पर्यावरण की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए व्यक्तिगत, सामुदायिक जो है अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन का रूप लिया है। इसको काफी देशों ने इसकी सराहना भी की है, और साथ ही साथ पूरे कई देशों में इसको चलाया भी जा रहा है, और इंडिया में भी इसको काफी गंभीरता से हर विभाग में, हर स्तर पे इसको अपनाया जा रहा है। अब जो मिशन लाइफ, नेक्स्ट स्लाइड, मिशन लाइफ, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। मिशन लाइफ क्या है? लाइफ जो है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो लाइफ है उसका फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो व्यवहारिक दैनिक जीवन में हमको बदलाव लाने हैं, या फिर किस तरीके से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमको अपना जीवन व्यापन करना है, उस पे आधारित है। ये खुद के स्वास्थ्य के लिए भी है और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए भी है। तो इसमें जो है ग्रह समर्थक लोग, पीपल या प्रो प्लैनेट पीपल बनाने के लिए एक जन अभियान किया है, और ये जो है हमारे मूल्यों, हमारी संस्कृति, हमारे व्यवहारिक जीवन
से जुड़ा हुआ है, हमको हमारी संस्कृति, हमारे दैनिक जीवन से अलग हटके नहीं करना है, बल्कि उसमें छोटे छोटे बदलाव लेके आने हैं, यही मिशन लाइफ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको जो है 3 चरण में अपनाया जा रहा है, और हर चरण के लिए जो टारगेट ग्रुप है, जो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है या फिर उसके महत्वपूर्ण अंग है, वो अलग अलग है। ये मिशन लाइफ जो है अगले 5 साल 2028 तक इसका लक्ष्य है। और इसमें जो पहला फेज है वो डिमांड फेज, कि जो कंज्यूमर्स हैं या फिर जो आम जन हैं, उनमें थोड़े थोड़े बदलाव करके किस तरीके से हम व्यवहार परिवर्तन पे बात कर सकते हैं, किस तरीके से हम पॉजिटिव चेंजेस, सकारात्मक बदलाव जमीन पे ला सकते हैं, उन पे बात की गई है। और जो दूसरा इसमें है ये सप्लाई की, जब हमारी इंडस्ट्रीज है, मार्केट है, सप्लाई है, कि एक तो आपकी खपत के ऊपर बात हो रही है। अगर हम अपने खपत के पैटर्न को बदल लें तो हाँ, हम बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। हम अपने जीवन शैली को बदल लें, उसके ऊपर हमने पहले फेज में बात करी है। वैसे ही दूसरे फेज में जो आपूर्ति है, जो सप्लाई साइड है, जो इंडस्ट्रीज है, जो उद्योग है, वो हमारी खपत के अनुसार उनका जो है आपूर्ति का मापदंड बदलता है। तो फिर दूसरे फेज में हम आपूर्ति के ऊपर फोकस करेंगे, सप्लाई चेन पे। और तीसरे फेज में जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि जब हमारे पास ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे जिनकी जीवन शैली बेहतर हो चुकी है, हमारे पास उत्पाद ऐसे तैयार हो जाएंगे जब जो जैसी जीवन शैली हमको जीनी है उसको पुश करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उत्पाद हमारे पास हो जाएंगे, तब हम नीतिगत उसमें बदलाव लेके आएंगे। तो ये तीसरा फेज जो है वो पॉलिसी के ऊपर है। अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं, पहले पॉलिसी बनती है, फिर उसके बाद सप्लाई चेन या फिर उत्पाद पे ध्यान जाता है, और आखिरी में हम व्यवहार परिवर्तन पे बात करते हैं। पर यहाँ पे जो है हमने दूसरी अप्रोच अपनाई है, कि पहले हम व्यवहार पे बात करेंगे, उसके बाद हम उत्पाद पे बात करेंगे, और फिर हम नीतिगत बदलाव पे लेके आएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसी पे जो है मिशन लाइफ को 7 अलग अलग थीम में बांटा गया है। इसमें हमको जो हमारे आसपास का जो वेस्ट है, अपशिष्ट प्रबंधन है, उसको कम करना है। जैसे प्लास्टिक हो गया या अन्य पदार्थ हो गया, कि हमको वो टेंजिबल भी हो सकता है, खाने से भी हो सकता है, प्लास्टिक से भी हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है। तो हमें कम से कम जो है चीजों को व्यर्थ बहाना है, फेंकना है। ई वेस्ट, आज ई वेस्ट को इसमें अलग रखा गया है, क्योंकि हम मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य जो इंटरनेट से संबंधित उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उनका उपयोग हमारे आम जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ गया। हम किचन में रहें तो फ्रिज से लेके वॉशिंग मशीन से लेके हाथ में मोबाइल से लेके टीवी तक, तो इन सारी चीजों में ई वेस्ट बहुत बढ़ गया। तो उस पर भी ध्यान दिया, आने वाले समय में इसमें बहुत दिक्कत जाएगी। एनर्जी जो है, हमको जो एनर्जी की खपत है लाइट के माध्यम से, या जो भी उपकरण उसमें चल रहे हैं, पंखा, फ्रिज, एसी, अन्य, उसको किस तरीके से हम उसकी खपत को सीमित कर सकते हैं। जल संरक्षण के ऊपर इसमें बात करी गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक को का उपयोग लिमिट करने की बात की गई है। और जो अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे आज के सेशन के लिए है, कि किस तरीके से हम संतुलित आहार को अपने दैनिक जीवन में ढाल सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, उस पर बात करी गई है, जो आज के सेशन के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो संतुलित आहार जो है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम, तो किस तरीके से हम इस तरीके से प्रणाली बनाएं जो हमारे दैनिक जीवन को और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए, और साथ ही साथ किस तरीके से हम स्वास्थ्य संबंधित या दैनिक जीवन में हमारी गतिविधियों में क्या बदलाव लेके आ सके। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर प्रमोट किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें जो मेनली हमारे लिए आज मिशन लाइफ के लिए जो आज का सेशन भी है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण अंग है उसमें यह है कि किस तरीके से हम जो है संतुलित भोजन प्रणाली को अपना सकते हैं। तो इसमें जो है आप इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मिशन लाइफ है उसमें पहले फेज के लिए 75 व्यवहार परिवर्तन को सांकेतिक रूप में दर्शाया है, कि किस तरीके से मिनिमम 75 आप अपने व्यवहारों में बदलाव ला सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से लेके वाटर कंजर्वेशन से, और हमारी
जो लाइफस्टाइल है, फूड हैबिट्स है उनमें, तो उन्हीं में से हमने कुछ जो है, और ये सांकेतिक है, ऐसा नहीं है कि ये 75 ही आपको करना है, बट ये 75 में जो महत्वपूर्ण है और उनको चिन्हांकित किया गया है, तो ये वो हमारे पास व्यवहार परिवर्तन है। उसी में से जो भोजन जो है संतुलित भोजन प्रणाली को अपनाने की बात की गई है, तो ये आप हमारे बीच में जैसे आंगनवाड़ी से भी जुड़े हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, साथ ही साथ हमारे घर में भी जो हम भोजन करते हैं वो भी एक महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। तो हम जो है इसमें बाजरे को इंक्लूड करने की बात की गई है। बाजरा जो एक मिलेट्स, आप काफी लोग अभी पिछले 1 वर्ष से मिलेट्स के बारे में, बाजरे के बारे में सुनते आ रहे होंगे। इस साल हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी बना रहे हैं, जिसको करीब हमारे साथ 70 और देश भी मना रहे हैं, साथ में हमारे साथ ये मना रहे हैं। तो बाजरे को हमारे आहार में जो है इंक्लूड करने की बात की गई है, और इससे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी हमको देखने के लिए मिले हैं। जो बड़े बड़े डाइटिशियंस हैं वो भी वेट लॉस से लेके अन्य चीजों में भी जो है बाजरे को प्रेफर करते हैं आगे करने के लिए। तो इस वजह से हम अपने दैनिक जीवन में बाजरे को जो है उपयोग में लाएं। साथ ही साथ जो है अन्य जो पोषण वाटिका है कि हम आंगनबाड़ी में, अपने घर में या जहां पे भी जो है अब पोषण बाड़ी का निर्माण करने का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि हमको जो है पौष्टिक आहार जो है एक संतुलित आहार। इसके पहले डॉक्टर मैम कि हमारा जो सांस्कृतिक भोजन है, जो हमारा जो दैनिक भोजन है वो हमारे लिए पर्याप्त है हमें स्वस्थ रखने के लिए। तो अगर हम उसी भोजन को ध्यान में रखते हुए एक पोषण वाटिका बनाएं जिसमें 7 दिनों के हिसाब से 7 तरीके की फल सब्जियां अगर हम लगाएं तो हमें संतुलित आहार भी मिल जाएगा, और हम उसको बेहतर तरीके से समुदाय में बदलाव लाने के लिए भी अग्रसर हो पाएंगे। जो हम अगली बार जैसे आपने सुना भी होगा कि आपकी दादी नानी जो है, बड़े बुजुर्ग जो हमारे बोलते हैं कि हमें जो है सीजनल फल खाना चाहिए, जो जिस समय में जो फल आता है उसको जरूर हमें अपने भोजन में अपनाना चाहिए। साथ ही साथ जो मौसमी फल हैं या फिर अन्य मौसमी सब्जियां हैं उसको जरूर आहार में लेना चाहिए, जिससे कि हमें जो पौष्टिक आहार, संतुलित आहार है वो समय पे मिल सके। देखिए जो खाने भोजन प्रणाली है वो काफी सदियों से चली आ रही है, और ये हमारी जीवन शैली, हमारे आसपास के वातावरण, हमारे जो स्थान है उसको बहुत प्रभावित करती है। आप देखेंगे कि जो राजस्थान है उसका जो भोजन है वो अलग है, छत्तीसगढ़ का जो भोजन है वो काफी अलग है, ऐसी अन्य प्रदेशों में जो भोजन है वहाँ का स्थानीय भोजन बहुत अलग है। हमारे जिला स्तर पे भी जो है अगर हम देखें कि हमारा जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है या उत्तरी छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे भी भोजन अलग अलग है। तो जो स्थानीय फूड है और जो मौसम के अनुसार है उससे हमको पौष्टिकता आहार मिल सकती है, और इसे अपनाने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये एक व्यवहार परिवर्तन हो गया। घर पर खाने के कचरे के साथ खाद बनाइए। हम जो बायो कंपोस्ट की बात की गई है कि जो हम सब्जियों के छिलके फेंक देते हैं या फिर बचा हुआ खाना कभी कभी हमको फेंकना पड़ता है, या फिर अन्य जो आहार निकलते हैं उस पे जो है उस तरीके हम बात कर सकते हैं। इसको आप सामुदायिक लेवल पे भी कर सकते हैं, गाय का गोबर का आप उपयोग कर सकते हैं। भोजन की बर्बादी को का ना करते हुए छोटे छोटे आहार हम ले सकते हैं। इसके बाद जो हम जीवन शैली की बात करें उसमें भी हमको यही जो है व्यवहार परिवर्तन के ऊपर बात की गई है कि किस तरीके से हम प्राकृतिक चीजों को का सेवन करें, केमिकल युक्त चीजों को ना करें, सामुदायिक स्तर पे व्यवहार परिवर्तन पे लगाएं, अपने घर पे जो है औषधि पूर्ण पेड़ लगाएं, जैसे नीम, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, ये हो गई। तो जैसा कुछ हमारे वॉलंटियर्स भी हैं और जिन एजेंसी के साथ हमने काम भी किया है, तो प्लांटेशन पे भी हमने जो बात की है उसमें यही है कि कुछ छायादार वृक्ष और कुछ जो हमारे फलदार वृक्ष हैं और कुछ हमारे जो औषधीय वृक्ष हैं उनको हम अपनाएं, कि जिससे कि आने वाले समय में सिर्फ प्लांटेशन ही ना रहे, उससे हमको कुछ आगे फायदा भी मिल सके।
तो हम अपने घर पे ऐसे वृक्ष लगा सकते हैं जो हमारे जीवन को स्वस्थ रहने में हमें मदद कर सकते हैं। गिलोय हो गया, पुदीना हो गया, अश्वगंधा हो गया, आपका एलोवेरा हो गया, ये सारी चीजें जो है आप अपने घर में छोटी सी जगह में लगा सकते हैं और आपको आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। फिर वही बात है कि हमको ज्यादा मात्रा में आसपास पेड़ लगाना चाहिए। जो है सामुदायिक भोजन पे फोकस करना चाहिए। गोठान जो है उसमें स्वयं सेवक की भूमिका निभानी चाहिए, जिससे गोठान का जिस उद्देश्य से वो बने हैं उसका सही उपयोग हो सके। इसके बाद जो महत्वपूर्ण इसमें बात लेके आई है कि अपने आवासीय क्षेत्र, स्कूल, कार्यालय में ग्रीन क्लब की शुरुआत करें। तो इसमें यूनिसेफ के साथ मिलकर नेहरू युवा केंद्र ने भी इसमें तकरीबन 3 जिलों में क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल करके क्लाइमेट क्लब्स का भी गठन किया है। तकरीबन 300 स्कूलों में ये गठन किया गया है और इनके माध्यम से जो है हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, युवा मंडल के साथ ही आप जैसे लोग ही, और जो है व्यवहार परिवर्तन पे भी उनको प्रेरित कर रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, उनको अपनाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ बिहेवियर क्लब जो है यूनिसेफ ने भी अलग अलग कॉलेजेस में खोले हैं और प्लस नेहरू युवा केंद्र ने भी इन क्लब में सहायता की है। तो ये जो कुछ व्यवहार परिवर्तन की चीजें हैं जो हमको बिना कुछ बहुत मशक्कत किए बिना, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक मशक्कत किए बिना हम जीवन शैली को इनमें को अपना सकते हैं अपने जीवन में, और जो कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाके हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। तो ये ही मिशन लाइफ का पूरा जो है एजेंडा है कि अभी के पहले फेज में जो हमारा खपत है या फिर जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, जो हमारा व्यवहार है, उसमें हम कैसे कैसे छोटे छोटे नच जो है, छोटे छोटे बदलाव लेके आ सके, जो जिससे कि हमारा जीवन भी प्रभावित ना हो और जीवन भी बेहतर हो सके। तो यही कुछ चीजें हैं जो नेहरू युवा केंद्र और यूनिसेफ मिलके विगत काफी समय से कर भी रहा है, और यही मिशन लाइफ का उद्देश्य भी है। अगर इसमें कोई सवाल है तो हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। मेरी प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। चंदन जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अर्पित जी, इट वाज सो गुड। हम बात कर रहे थे कि हमें इसको मिशन लाइफ को और माटी को और मानव को कैसे अलग नहीं कर सकते हैं, और पर्यावरण और पोषण एक साथ ही देखने की जरूरत है। अगले सेशन के लिए अभिषेक सर आएंगे, एंड जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से एंकर का काम करते हैं, ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स को एंकर करते हैं। तो ये समझने की भी जरूरत है कि आप कम से कम समय में और कैसे मंचों का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंच सकते हैं, और थोड़ी सी ये समझने की जरूरत है कि व्यवहार को कैसे सेंटर में रख के हम अपना कम्युनिकेशन प्लान डेवलप करें। सो ओवर टू अभिषेक सर। मेरी आवाज आ रही है? कोई कंफर्म कर सकते हैं मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, ऑडिबल है। ठीक है, थैंक यू। देखिए, जो विषय हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बहुत बृहद है, और शायद मेरे लिए इतने कम समय में उसके ऊपर जस्टिस कर पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक दिशा हम लोग दे सकते हैं इस बातचीत को, ताकि आप मतलब सब जो हमारे युवा हैं यहाँ पे वो इस विषय को अच्छे से समझ सकें, और आगे आने वाले समय में मतलब आपका काम ही एक्सप्लोर करना अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, तो आप इसको एक्सप्लोर भी कर पाएंगे और बेहतर इसके जो परिणाम होंगे वो आप ले पाएंगे। कोई कंफर्म कर दे अगर मेरा स्क्रीन विजिबल है तो।
यस सर, विजिबल है सर। ठीक है। सो बेसिकली जो कुछ अभी जो मैडम भी बात कर रही थी, आप लोग एनीमिया के बारे में बात कर रहे थे। देखिए भारत जो है अभी यहाँ पे 25 करोड़ से अधिक जो है वो किशोर किशोरी रहते हैं, और ये विश्व में सर्वाधिक है। सबसे अधिक जो किशोर किशोरियों की जो जनसंख्या है वो भारत में है। दूसरे किसी देश में इतनी जनसंख्या इस ग्रुप की नहीं है। और ये बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो उनका ऐसा मानना है कि जो पॉपुलेशन का जो डिविडेंड है वो हमें उसका लाभ लेने का समय है। एंड दिस इज द टाइम, अभी ही हमारे लिए ये समय है जिसको हम आगे आने वाले समय में जो हमारा युवा राष्ट्र है, और अभी ये कुछ जब तक पॉपुलेशन स्टेबलाइज नहीं होता है, लगता है अगले 10-15 साल तक हमारी ये स्थिति बनी रहेगी। तो इस दौरान जो जैसे मैडम ने बोला कि अचानक से आपको जब प्यूबर्टी आती है और अचानक से उस समय न्यूट्रिशन की आवश्यकता काफ़ी होती है, और उस समय आप जो काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, या उस समय अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो बहुत ही जो पोषण की आवश्यकता है, आप देखेंगे अचानक से 12-13 साल के बाद जो लड़कों में या लड़कियों में भी अचानक से लंबाई बढ़ती है और उस समय वो बहुत दुबले हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके शरीर में विकास तो होता है, बट उस तरीके से वो खान पान में अगर अपने जो ठीक नहीं रखते हैं तो समस्याएं आती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में एनीमिया के बारे में बात किया मैडम ने, कि खून के अंदर जो लौह तत्व है उसकी कमी है। तो इसकी वजह से जो समस्या होती है कि आपको मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है। और ये युवा अवस्था, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप 9वीं 10वीं का एग्जाम होने वाला है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो यंग हैं 22-23 साल के हैं और अगर वो कुछ काम करने जा रहे हैं, तो उनका कंसंट्रेशन जो है वो नहीं होगा। पहला सबसे समस्या अधिक इस पे होगी। दूसरा, इसके साथ एक और समस्या आती है कि जल्दी थकान हो जाएगा। कोई काम आप करना चाहते हैं तो थकान हो जाएगा। तो कंपेयर टू अदर जिनका एनीमी के स्टेटस नहीं है, उनके हिसाब से आपको हमेशा जो सिर में दर्द होगा, चक्कर आएगा, इस तरह की समस्या होगी। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दौरान हम अपने जो भोजन और आहार से संबंधित, मतलब पेट भरना जो है वो पोषण नहीं है, पहले तो वो समझ लीजिएगा कि पेट ये भी करना, तो जिसका भी जिधर रहेगा उधर भेजो आप। ये म्यूट कर लीजिएगा जरा। हाँ, तो जो पेट भरने से भोजन की हम जो बात कर रहे थे कि मतलब सिर्फ अगर आप केवल चावल खा के भी अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन उससे आपको जो पोषण है वो पूरी तरह से आपको नहीं मिलता है, और इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे और बाद के समय में भी पड़ता है। तो इस कुचक्र को तोड़ने के लिए, खासतौर पे युवा अवस्था, किशोरावस्था में जो कुपोषण का जो कुचक्र है, इसको तोड़ने के लिए एक समेकित जो रणनीति है उसकी आवश्यकता है। और आप जो युवा हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, या जो जिनकी प्रायोरिटी है इस तरह की, वो इस तरह के कार्यक्रम को आगे लेके बढ़ा सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जहाँ पे देखिए कम्युनिटी, समुदाय के लेवल पे आप देखेंगे जो बहुत सारी बाधाएं हैं, और ये जो बाधाएं चाहे वो कल्चरल प्रैक्टिसेस की हो, जैसे जो जो आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले युवा हैं उनका कल्चरल जो नॉर्म है वो अलग होगा। बहुत सारे लोग नॉलेज नहीं है, जानकारी की भी अभाव है, उनको इस दुष्परिणाम के बारे में वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर जो प्रैक्टिस चला आ रहा है, अगर वो सही नहीं भी है तो हम क्यों बदलें, ऐसे तो चल ही रहा था। तो इस तरह से जो समुदाय के स्तर पे ये समस्याएं होती हैं। और सर्विस प्रोवाइडर के लेवल पे भी कुछ समस्याएं हैं जहां पे हम संवाद नहीं कर पाते हैं,
और कई बार हम जो बातचीत कर रहे हैं वो सही तरीके से हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है। एक जहां पे हम लोग बात करते हैं कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, अगर कोई चाहता है कि कुछ करना चाहता है लेकिन वो फिर भी कर नहीं पाता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन बनाते होंगे। 1 जनवरी को आपने तय किया कि आप सिगरेट छोड़ देंगे, आप जिम जाना शुरू कर देंगे, आप रोज सुबह 5 बजे उठना शुरू कर देंगे या पढ़ने के लिए 6 घंटे लगाएंगे। इस तरह के रिजोल्यूशन और बहुत सारे अपने जीवन से जुड़े हुए आप रिजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन वो तुरंत हमारा छूट जाता है। कहीं ना कहीं आप में जागरूकता तो है। अगर जागरूकता है कि भाई ये खराब है तो हमको छोड़ना है, तो ये जागरूकता है, लेकिन उसको उस जागरूकता से हम क्यों उसको अपने व्यवहार में नहीं बना पा रहे हैं, उसके लिए सिर्फ जानकारी जो है वो उसका अभाव नहीं है। मान लीजिए आपको पता है कि सिगरेट पीना खराब है और आपको अगर कोई आके सिर्फ इतना ही बात करे तो नहीं होगा। आपके अंदर से वो इच्छा जगनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसका एक लत लग गया है, तो वहां पे हो सकता है कि उनको सिर्फ काउंसलिंग से उनकी आवश्यकता हल ना हो, कोई मेडिकेशन की सहायता लेनी पड़े, डॉक्टर से बात करके हो सकता है वो कुछ जरूरत ये कर सके। तो किसी भी बिहेवियर को, खासतौर पे जो किशोरावस्था में जो व्यवहार है उसको बदलने और उसको सस्टेन करने के लिए एक समेकित रणनीति के साथ काम करना होगा। लोगों में इच्छा जगानी होगी, उनके स्किल में डेवलपमेंट करना होगा। मतलब अगर हमने जैसे कहा, मान लीजिए कि अभी आप देखिए बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड, जो खासतौर पे किशोरावस्था की एक बड़ी समस्या है कि प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। प्रोसेस्ड यानी रॉ जो है वो नहीं, आप पैकेट, वही चीज जो है वो पैकेट में चला गया, उसके बाद बन गया तो आप उसको खा रहे हैं। लेकिन उसको रॉ बनाने के लिए क्या रेसिपी हो सकता है टेस्ट अच्छा बने, लेकिन वो मेहनत नहीं करके हम कम समय में प्रोसेस्ड फूड खाने के लिए ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जानकारी में जो इजाफा करना है उसके ऊपर भी बात करना होगा। अभी मैंने जो दुर्ग से हमारे साथी जुड़े हैं, अभी कुछ 4-5 दिनों या 10 दिनों के अंदर की बात है, मैंने देखा है वहां पे मिलेट कैफे खुला है। और वो जो बच्चे, खासतौर पे जो युवा, वहां पे बहुत सारे युवा मिलेट को आजमाने जा रहे हैं। तो उपलब्धता भी है और उसको ट्राई आउट भी कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में भी इस तरह का मिलेट कैफे चल रहा था, मिलेट का डोसा बन रहा है। और तो आप फास्ट फूड में किस तरह से न्यूट्रिशनल जो चीज चेंजेस करके आप बदलाव लेके आ सकते हैं, ताकि जो खाना है वो सिर्फ खाना ना रहे, पेट भरने के लिए ना रहे, वो उसका पूरा न्यूट्रिशन का जो वैल्यू है वो भी आपको मिले। इसके साथ साथ चूंकि युवाओं के रोल के ऊपर बात करना है, तो मैं आपसे सिर्फ यही अनुरोध करूंगा कि आपके साथ जुड़े हुए जितने भी, जैसे अगर नेहरू युवा केंद्र की हम लोग बात करें तो आप आपका जो समेकित कार्यक्रम है, 1000 गांवों में आप काम कर रहे हैं। एनएसएस के जो छात्र हैं जो जुड़े हुए, उनके भी कहीं ना कहीं रणनीति यही है। अल्टीमेटली हम लोग कोई अलग से, आप हमारे स्काउट के भी साथी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो आप किशोरावस्था में जो हमारा ऑडियंस है वो वही बच्चे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो यंग लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप ये प्रयास कीजिए कि वो खुद को रोल मॉडल की तरह स्थापित करें, अपने अपने जीवन में बदलाव वो खुद लेके आए। और वो अगर वो खुद बदलाव लेके आएंगे तो फिर वो दूसरों को सीख दे पाएंगे। तो जो एक हम कहते हैं कि वॉक द टॉक आप करिए, और जो आप दूसरों में परिवर्तन देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत आप खुद से कीजिए। तो एक अच्छी आदत की शुरुआत मुझे लगता है कि आप सभी मिलकर अगर करते हैं तो एक सफल कार्यक्रम जो है वो बन सकता है। और आप सभी हमारे साथ इस कार्य में जुड़े ही हुए हैं, और मैं WCD डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा पोषण अभियान के अंतर्गत आपने एक मौका दिया ताकि इस विषय पे दोबारा से बातचीत हो सके, और इस बातचीत को हम लोग लोगों तक किस तरह से पहुंचा सकें उसके ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं। बहुत सारे पोषण अभियान के बहुत सारे मटेरियल हैं, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग उसको भी
शेयर कर देंगे ताकि बहुत सारे जो मटेरियल हैं वो, ये कोई स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो प्रयास हैं हम लोगों को मिलजुल कर करने हैं, और उसमें मुझे लगता है कि आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पोषण अभियान सिर्फ एक मौका है, हम ये काम सालों भर कर रहे हैं, अपने गांव में, अपने घरों में, अपने समुदाय में ये काम हम कर ही रहे हैं। लेकिन आपसे जो अपेक्षा है, आप जो युवा साथी यहाँ जुड़े हैं और आपके माध्यम से जो हमारे और आपके कार्यक्रमों से जुड़े हुए जो युवा जुड़े हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ये एक मौका हमें दे रहा है। पोषण अभियान सिर्फ आपको एक्सेलरेट करने का, तीव्र गति से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मौका दे रहा है। तो हम लोग मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो लिंक है आपके सभी कार्यक्रम अधिकारियों को मैं वो लिंक उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप जो मटेरियल है वो दूसरे लोगों से भी साझा कर पाए। सोशल मीडिया का खुलकर इस्तेमाल करिए। बहुत सारे लोग, आप आज जहाँ पे है, एक औसतन एक व्यक्ति जो है वो 3 से 4 घंटे भारत में जो है वो मोबाइल पे बिता रहा है। चाहे वो वीडियो देख रहा है, इंस्टाग्राम रील देख रहा है, या कुछ पढ़ाई कर रहा है, मतलब सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ। तो वो उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम भी कर सकते हैं। हमारे पास जो, आपके पास जो मटेरियल अगर आता है, आप उसको साझा कर सकते हैं लोगों से, और लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उससे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो हासिल कर सकते हैं, और दूसरों में भी बदलाव लेके आ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप सभी को शुभकामनाएं एक सफल कार्यक्रम के लिए। चाहे वो पोषण अभियान बोले, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान बोले, सभी का लक्ष्य एक है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो माताएं हैं, वो कुपोषित ना हो, और उनके जीवन में एक व्यापक जो परिवर्तन है वो आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।